1. हेलो नमस्कार। आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हैप्पी न्यू ईयर और ये साल आपके लिए बहुत खुशहाल आए और आपकी मनोकामना पूरी रहे। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजलाल सर, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इस पर मैं सभी सब्जेक्ट के 2011 से लेके 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स के करवाने जा रहा हूँ और मेरा उद्देश्य ये है कि आप एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के टाइम इनको देख के चले जाएं। इससे आपको पता चल जाता है क्वेश्चन खासे बनते हैं और एक दो क्वेश्चन हर बार रिपीट जरूर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किन कारकों का योगदान है? ऑप्शन 1, भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का। ऑप्शन 2, सरकारी बैंकें बढ़ने का। ऑप्शन 3, विदेश भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है। मुद्रा संकट को कम करने के लिए जबकि सरकारी व्यय बढ़ने से मुद्रा संकट बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? ऑप्शन ए, जमा प्रमाण पत्र। ऑप्शन बी, वाणिज्यिक पत्र। ऑप्शन सी, वचन पत्र। ऑप्शन डी, सहभागिता पत्र, पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी किया जाते हैं जो सीधे पंजीकृत किए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको सहभागिता पत्र जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से। ऑप्शन बी, हमारे देश में विदेशी टीवी चैनलों को अनुमति प्रदान करने से। ऑप्शन सी, हमारे देश के खाद्य उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात करने से। ऑप्शन डी, विदेशी शिक्षा संस्थानों को हमारे देश में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति देने से। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से संबंध है किसका? घरेलू अंश आवश्यकता या डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। ऑप्शन 2, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। किसके लिए? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार के नीति के संदर्भ में। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्र का अभिकरण नोडल एजेंसी है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार आधार युक्त व्यापार और निवेश करार ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कभी कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत करने के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ। ऑप्शन बी, खाड़ी सहयोग परिषद। ऑप्शन सी, आर्थिक सहयोग और विकास परिषद। ऑप्शन डी, संघाई सहयोग संगठन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ। और भारत के बीच में ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्ट एग्रीमेंट समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
के व्यापार शुक्र बनाने के करार टीपीए का अनुसमर्थन किया है? ऑप्शन 2, टीपीए WTO की बाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है। ऑप्शन 3, टीपीए जनवरी 2016 में प्रवर्तित हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, और जबकि टीएफए ट्रेड फ्री एग्रीमेंट समझौता फरवरी 2017 में आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचार में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए WTO मामला, ऑप्शन बी सार्स मामला, ऑप्शन सी UNFCCC मामला, ऑप्शन डी FTA पर भारत EU वार्ता। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द W वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मामले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में दिखने वाली IFC मामला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो इन बॉन्ड्स को प्रस्तावित करता है विश्व बैंक की एक शाखा है। ऑप्शन 2, ये रुपये अंकित मूल्य वाले बॉन्ड हैं और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के ऋण वित्तीयन के स्रोत है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोनों कथन ही IFC मसाला बॉन्ड के बारे में सही है। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं इनको। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो इन बॉन्ड्स को प्रस्तावित करता है विश्व बैंक की एक शाखा है। ये रुपये अंकित मूल्य वाले बॉन्ड हैं और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के ऋण की वित्तीयन के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में दिखने वाला पद आयात आवरण इम्पोर्ट कवर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए, यह किसी देश के आयात मूल्य एवं सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को बताता है। ऑप्शन बी, यह किसी देश के एक वर्ष के आयात के कुल मूल्य को बताता है। ऑप्शन सी, यह दो देशों के बीच निर्यात एवं आयात के मूल्यों के अनुपात को बताता है। ऑप्शन डी, यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो आयात आवरण या इम्पोर्ट कवर है वो ये बताता है, उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मद समूह सम्मिलित है? ऑप्शन ए, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति विशेष सहारण अधिकार SDR तथा विदेशी ऋण। ऑप्शन बी, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष सहारण अधिकार SDR। ऑप्शन सी, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति विश्व बैंक से ऋण तथा विशेष सहारण अधिकार SDR। ऑप्शन डी, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विश्व बैंक के ऋण। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार, ये विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है? ऑप्शन 1, जब किसी उत्पाद की विक्रय में वृद्धि हो। ऑप्शन 2, जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो। ऑप्शन 3, जब आप कोई रंगचित्र खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो। तो इसमें उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी।
पूंजीगत लाभ ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 से संबंधित है। जब आप किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो या जब आप कोई रंगचित्र खरीदे और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो, उससे आपको पूंजीगत लाभ होता है। ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 1, जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो, उससे पूंजीगत लाभ में वृद्धि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में समाविष्ट होगी? ऑप्शन 1, भारत में विदेशी कंपनियों को सहायक कंपनियां। ऑप्शन 2, भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण। ऑप्शन 3, विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां। ऑप्शन 4, पोर्टफोलियो निवेश। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन 1, 2 और 3 दोनों सही है, जबकि पोर्टफोलियो निवेश एफडीआई में समाविष्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य ऑप्शन 1 विश्व बैंक निर्धारित करता है। ऑप्शन 2, संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं सेवाओं की कितनी मांग है से निर्धारित होता है। संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है। ऑप्शन 4, संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होता है। युक्त कथन में कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 और 3 दोनों संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य में रुपये की कितनी वैल्यू होती है, वो संबंधित देश द्वारा प्रदान की वस्तु और सेवा की मांग है उससे निर्धारित होता है, तथा जो स्थिर सरकार है उससे निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में 19वीं राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन क्या है? ऑप्शन ए निर्यात था। ऑप्शन बी आयात था। ऑप्शन सी उत्पादन था। ऑप्शन डी उपभोग था। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्यात था। और जो टूरिस्ट आते हैं विदेशी, उससे भी हमारे देश की आय में वृद्धि होती है, वो भी एक प्रकार का निर्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। ऑप्शन ए घरेलू मुद्रा का उन्मूलन। ऑप्शन 2, निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती। ऑप्शन 3, उन्हें उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक एफडीआई आए तथा एफआईआईएस से अधिक निधि आए। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट से अधिक निधि आए। उपरोक्त में से कौन सी क्रिया चालू खाते के घाटे को घटाने में सहायक साबित हो सकती है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन 1, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन और उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक एफडीआई आए तथा एफआईआईएस की से अधिक निधि आए। निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता से चालू खाते का घाटा बढ़ेगा, इसलिए आर्थिक सहायता में कटौती करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा संस्थागत विदेशी निवेशक दोनों ही किसी देश में निवेश से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच की एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है? ऑप्शन ए, एफआईआई बेहतर प्रबंधन कुशलताएं तथा प्रौद्योगिकी अंतरण को लाने में सहायक है, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश केवल पूंजी लेकर आता है। ऑप्शन बी, संस्थागत विदेशी निवेशक व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। ऑप्शन सी, एफडीआई केवल द्वितीय बाजार में चलित होता है, जबकि एफआईआई का लक्ष्य प्राथमिक बाजार होता है। ऑप्शन डी, एफडीआई की तुलना में एफआईआई अधिक स्थायी माना जाता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो संस्थागत विदेशी निवेशक है
यह फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। जैसे एफडीआई निवेश से आशय विदेशी कंपनियों द्वारा एक देश की कंपनी में भौतिक पूंजी संपत्तियों जैसे प्लांट, मशीनरी, भूमि, भवन, इन्वेंट्री आदि में निवेश है। और पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत निवेशक द्वारा शुद्ध रूप से वित्तीय संपत्ति जैसे शेयर, ऋणपत्र, बॉन्ड आदि का क्रय किया जाता है। इस प्रकार की क्रय की व्यवस्था बैंक, विनियोग फंड या डिपॉजिटरी माध्यम से होती है, जबकि एफआईआई में हेज फंड, बीमा कंपनी, पेंशन फंड तथा म्यूचुअल फंड आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, यह नीति आयोग का एक अंग है। ऑप्शन 2, वर्तमान में इसकी कॉर्पस रुपये 4 लाख करोड़ है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन डी है, दोनों ही उपरोक्त कथन सही नहीं है। जो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि है वो नीति आयोग से संबंधित नहीं है और वर्तमान में इसकी कॉर्पस रुपये 40,000 करोड़ रुपए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौम अवसंरचना सुविधा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है? ऑप्शन ए, एशिया के अवसंरचना के यूनियन के लिए एशियन का एक उपक्रम है जो एशियाई विकास बैंक द्वारा दिए गए साख क्रेडिट से वित्त पोषित है। ऑप्शन बी, गैर सरकारी क्षेत्र और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है जो जटिल अवसंरचना, सरकारी गैर सरकारी भागीदारी की तैयारी और संरचना निर्माण का शुक्र बनाती है। ऑप्शन सी, OECD के साथ कार्य करने वाले विश्व के प्रमुख बैंकों का सहयोग है जो उन अवसंरचना परियोजनाओं को विस्तारित करने पर केंद्रित है जिनमें गैर सरकारी विनिवेश संग्रहित करने की क्षमता है। ऑप्शन डी, UNCTAD द्वारा वित्त पोषित उपक्रम है जो विश्व में अवसंरचना के विकास को वित्त पोषित करने और सुकर बनाने का प्रयास करता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो सार्वभौम अवसंरचना सुविधा है वो एक गैर सरकारी क्षेत्र और संस्थागत निवेशों की पूंजी का संग्रह कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है जो जटिल अवसंरचना, सरकारी गैर सरकारी भागीदारी की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाती है। हेलो दोस्तों, आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा और कल मेरा नेक्स्ट UPSC प्रीलिम्स इकोनॉमी का 6 पार्ट आएगा। प्लीज़ मेरा YouTube चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।